Assalamualaikum student. Now we are going to start the chapter topic, that is Carnot engine. अब हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन के बारे में. ठीक है. कार्नोट इंजन एक्चुअल में एक फ्रेंच इंजीनियर था, सैडी कार्नोट, उसके नाम पे रखा गया था. उसी ने इसको पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिया था कार्नोट इंजन के. तो कार्नोट इंजन आइडियल गैस पे वर्क करता है. अब आइडियल गैस जो है, देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये हम बता दें कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हम आइडियल गैस देखते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको कहीं नहीं दिखेगी. ठीक है. आइडियल गैस या आइडियल फ्लूइड की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं. ठीक है. तो वैसी कोई प्रॉपर्टीज़ किसी गैस में पाई नहीं जाती. तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं कि जब कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ऐसा पढ़ाई क्यों की जाती है? क्योंकि हम सारे इंजन को, जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसकी इफ़िशियंसी या उसकी पावर को हम चाहते हैं कि कार्नोट इंजन के आसपास रहे. कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कहाँ तक होगी. तो हम चाहते हैं कि कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी के आसपास रहे वो. ठीक है. क्योंकि कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होगी, है लगभग 98% होगी. ठीक है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो कोई भी इंजन 98% तो वर्क नहीं करता, लेकिन हमको वो कोशिश होती है कि ये कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल की तरह से बिहेव करे. तो इसलिए हम ये टॉपिक चूज़ करते हैं, कार्नोट साइकिल. अब देखिए, आप यहाँ पे आपके सामने जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, सबसे पहले कार्नोट इंजन जो होता है वो रिवर्सिबल हीट इंजन कहलाता है. दो टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है, दैट इज़ T1 जो कि सोर्स टेम्परेचर है, मान लीजिए ये T1 पे है, और सिंक टेम्परेचर ये नीचे दिया हुआ है, दैट इज़ T2. तो T1 और T2 पे सोर्स और सिंक टेम्परेचर के बीच में ये कार्नोट इंजन वर्क करता है. और एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें क्या है, सिस्टम फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है. तो आप देखेंगे कि ये ऐसा भी कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस जल्दी नहीं आ पाता है. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अल्ट्रा स्लो प्रोसेस है कह सकते हैं. तो उसमें भी सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन नहीं कर सकता है. ठीक है. इसमें जो सब्सटेंस यूज़ किए जा रहे हैं वो आइडियल गैस यूज़ की जा रही है. तो अगर आइडियल गैस यूज़ की जा रही है तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए भी ये सिस्टम प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं अप्लाई नहीं किया जा सकता. उसके बाद आप देखिए, इस फिगर को देखिए. सबसे पहले यहाँ पे अगर आए ऊपर, सोर्स एट T1, ये TH यहाँ पे लिखा है, आप T1 समझ के चलिए. यहाँ पे T1 टेम्परेचर जो है हायर टेम्परेचर है. उसके बाद यहाँ पे जब वर्किंग जो हम देखेंगे, इसकी दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन चलेंगे और दो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन चलेंगे. ठीक है. यानी दो प्रोसेस होंगे. एक आइसोथर्मली होगा एक्सपेंशन और कंप्रेशन, दूसरा एडियाबेटिकली होगा एक्सपेंशन और कंप्रेशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन मतलब टेम्परेचर का कोई भी डिफरेंस वहाँ पे नहीं है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है. जबकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब या कंप्रेशन का मतलब वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है. ठीक. तो कार्नोट इंजन में सबसे पहला जो अरेंजमेंट है, आपको एक सिलेंडर दिखेगा. यहाँ पे जो सिलेंडर है, ये इसकी वॉल जो है, सिलेंडर की जो इर्द गिर्द वॉल है, ये वॉल परफेक्टली इंसुलेटेड है. मतलब सराउंडिंग की तरफ कोई भी ट्रांसफ़र हीट का नहीं होगा. समझ में आ रहा है? लेकिन जो बेस है इसका, सिलेंडर का जो बेस है वो कंडक्टिंग बेस है. यानी वहाँ से हम जिसको चाहें उसको हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या वहाँ से कहीं से भी हीट चाहें तो ले सकते हैं. तो सबसे पहले इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को हमने कहाँ पे रखा है, देख लीजिए. सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को, ये आप देखिए, पहले सिलेंडर जो है सोर्स TH या T1 पे रखा हुआ है. ठीक है. आपको देखिएगा सोर्सेज दो हैं, एक तो सोर्सेज ऊपर की तरफ, एक दूसरा सिंक आपको नीचे की तरफ दिखेगा. यानी सोर्स से जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और सिंक मतलब जहाँ सिस्टम से हीट सिंक को जा रही है. ठीक है.
हीट यहाँ सोर्स से आप कहेंगे कि ये हायर टेम्परेचर है तो यहाँ से हीट इनपुट होगी, जबकि नीचे अगर हम देखें तो हीट सिस्टम से सिंक हो जाएगी। तो ये दो चीज़ आपको सोर्स और सिंक की जानकारी देती है। इसी तरह से आप आइए तो आपके पास वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है और इंसुलेटिंग मटेरियल्स जैसे कह सकते हैं इसकी वाल है सिलेंडर की। तो ये कुछ स्टेप्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो हमको कार्नोट इंजन में एक एज ए जैसे हम कहें कि उसके कंपोनेंट्स के तौर पे हम देखने को मिलती हैं। अब आप आइए इसकी वर्किंग पे। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब अभी हम आपको वो ग्राफ दिखाएंगे तो उसमें ग्राफ में आप समझेंगे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये ए टू बी क्या लिखा है। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन में बात करें तो सिलेंडर को रखा गया है T1 टेम्परेचर पे, जहाँ पे T1 टेम्परेचर है उस पे सिलेंडर को रखा गया है। तो T1 टेम्परेचर यानी हायर टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको रेड कलर का ही दिख रहा है। तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र इसके अंदर होगी, ठीक है। तो गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, हम मान के चलते हैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, जबकि हम नेचुरल या प्रैक्टिकल लाइफ में हम कभी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन मान करके चल रहे हैं। तो आइडियल गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, फैलेगी। तो फैलेगी तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो सिस्टम के ज़रिए वर्क किया जा रहा है यहाँ पे, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड भी कर रहा है। तो एक्सपैंड कर रहा है तो एक्सपैंड करने की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा वो एक्सपेंशन में डिक्रीमेंट की तरफ चला जाएगा, यानी टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट बना रहेगा। इस जो अंदर की तरफ जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है यहाँ पे। टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल्स करता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। फिर गैस एब्जॉर्ब करेगी हीट वहाँ से सोर्स से, एक्सपैंड करेगी आइसोथर्मली, इसीलिए इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। अगर Q1 मान लीजिए यहाँ पे हीट मिल रही है, यहाँ इन्होंने QH लिखा है, मैं Q1 की बात करूँ कि Q1 हीट मिल रही है अगर यहाँ पे सोर्स से, तो वहाँ पे वर्क डन W1 अगर हो रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन अगर W1 हो रहा है तो इसके ऊपर जो वर्क किया जाएगा W1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आइसोथर्मली जो हम वर्क डन बताए थे आपको nRT1, आप पीछे उठा करके देख लीजिए, पीछे नोट्स में या पीछे के वीडियो में आपको मिलेगा ln V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 क्या है, V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम अपॉन V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, V2 अपॉन V1। तो ये चीज़ आपको इसमें दिखने को मिलेगी। यहाँ पे आइसोथर्मल वर्क डन है nRT1 ln V2 अपॉन V1। जिसने भी नहीं देखा है वीडियो, पीछे वाला देखेगा आइसोथर्मल में वर्क कैसा होता है, तो उसका एक्सप्रेशन हमने ये जनरेट किया था, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब ये वर्क डन होगा, वर्क डन बाई द गैसेस होगा, उसके बाद नीचे आइए तो आपको देखने को मिलेगा थर्मल इंसुलेशन। थर्मल, अब इस सिलेंडर को उठा करके हमने एक इंसुलेटेड बॉक्स पे रख दिया, ठीक है। इंसुलेटेड बॉक्स का मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये थर्मली इंसुलेटेड है। तो जैसे ही इसको यहाँ पे रखा तो हुआ क्या, यहाँ पे आइडियल गैस जो है वो अभी भी एक्सपैंड करेगी। क्यों एक्सपैंड करेगी, क्योंकि फर्दर यहाँ से टेम्परेचर उसको मिला था एक्सपेंशन के लिए। तो वो ऐसा, यानी जो हम हीट ट्रांसफ़र के बिना एक्सपेंशन दे रहे हैं तो उसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहेंगे। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया गया, अब कोई फर्दर हीट ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा है, अभी भी पिस्टन क्या है, एक्सपैंड ऊपर की तरफ जा रहा है और सिस्टम जो है स्लोली एक्सपैंड कर रहा है। टेम्परेचर और फॉल करेगा, T2 टेम्परेचर पे आ जाएगा। यहाँ पे T1 टेम्परेचर था, यहाँ T2 टेम्परेचर पे आ जाएगा ये सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक है, तो टेम्परेचर डाउन होगा। एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे एडियाबैटिकली, तो टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होगा, फॉल करेगा T2 पे। तो वर्क डन अगर यहाँ पे W2 है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो कि वर्क डन होगा वो
एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन के बराबर होगा। इसका एक्सपेंशन अभी हम आपको दिखाएंगे, उसमें जब हम आपको साइकिल दिखाएंगे तो एक्सप्रेशन जो है वहाँ पे लिखा जाएगा। अभी सिर्फ ये कार्नोट इंजन की वर्किंग को समझिए आप लोग। नेक्स्ट जब आप आ रहे हैं तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद अब क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंक पे रख दे रहे हैं। उसी जो सिस्टम है उसको हम उठा करके पूरा सिंक पे रख दे रहे हैं। सिंक का मतलब अब हीट जो है यहाँ से यहाँ को ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर है तो ऊपर से नीचे की तरफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो रही है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, क्योंकि अब हीट यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये आइसोथर्मली यानी टेम्परेचर तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे कंप्रेशन बढ़ रहा है, कंप्रेस कर रहा है उसको, ठीक है। तो फिर थर्मल कांटेक्ट में आएगी सिंक के टेम्परेचर पे जो T2 है। वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि अभी भी T2 ही रहेगा टेम्परेचर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में अगर T2 हुआ तो यहाँ पे भी T2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। कंप्रेस होगी गैस और हीट जो प्रोड्यूस होगी, ये जो भी हीट कंप्रेस होने में हीट प्रोड्यूस होगी वो कहाँ चली जाएगी, सिंक को चली जाएगी। तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट बना रहेगा। वहाँ पे जो T2 टेम्परेचर था वो वही बना रहेगा इस केस में भी। अब नेक्स्ट आप आगे आए तो यहाँ पे देखेंगे दूसरी जो लास्ट कंडीशन है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब फिर उठा करके हमने कहाँ पे सिस्टम को रख दिया, थर्मली इंसुलेशन पे। थर्मल इंसुलेशन एक टेबल जैसा है जिस पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो वहाँ पे रख दिया। तो अभी भी सिस्टम क्या है, कंप्रेस कर रहा है, अपने आप से पिस्टन डाउन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 से फिर इनिशियल स्टेट में T1 पे आ जाएगा, जहाँ से यहाँ पे था तो इस स्टेट पे आएगा T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। जब एकदम गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो इनिशियल स्टेट थी शुरू में जब हम स्टार्ट कर रहे थे ये वाला प्रोसेस ए वाला, तो जब टेम्परेचर उसका था गैस का उस टेम्परेचर पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या कहलाएगा, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्योंकि फर्दर कंप्रेशन हो रहा है। तो वहाँ पे Q2 अमाउंट जो है, सॉरी, यहाँ पे जो एडियाबेटिक कंप्रेशन में जो वर्क होगा वो nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन के बराबर होगा। तो अभी हम नेट वर्क डन का इसमें वो निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये आपके सामने एक वर्किंग साइकिल थी, ये कार्नोट साइकिल जो वर्क करती है उसको आपको समझना था। थोड़ा सा इसको देख करके आप अपने से भी समझ सकते हैं कि एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबेटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक में हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे साइकिल इसकी। ये आपके सामने वही साइकिल है जो A to B, B to C प्रोसेस था। ये देखिए A से B, ये A से B है, फिर B से C है, फिर C से D है, फिर D से A है। तो जो आप साइकिल वहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे उसको ग्राफ के फॉर्म में दिखा है, A से B, B से C, C से D, देन D से A। तो वो प्रोसेस जो आपको मैंने अभी प्रैक्टिकली वर्किंग बताई, वही चीज़ ग्राफिकल फॉर्म में आपके सामने है। अब आप इसको देखिए, ए पे जो ए कंडीशन थी, जो शुरू वाली सबसे पहली कंडीशन जो थी, यानी यहाँ पे देखें तो ये वाली कंडीशन जो थी, वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सारी चीज़ें ग्राफ के ज़रिए आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पे प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 एंड वॉल्यूम V1 है। उसके बाद वो आइसोथर्मली एक्सपेंशन में जा रहा है, जो ये P और V में ग्राफ है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो जाहिर सी बात है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो B पोजीशन पे आया। जैसे ही B पोजीशन पे आया उसका प्रेशर जो है P2 हो गया, यानी प्रेशर में भी डिफरेंस है, प्रेशर घटेगा, एक्सपेंशन में प्रेशर घटता है, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और टेम्परेचर क्या है यहाँ आइसोथर्मली है, तो टेम्परेचर T1 पहले था तो टेम्परेचर अभी भी T1 रहेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन आपका होगा वो होगा W1 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। W1 इज इक्वल टू Q1 NR। ये फिर मैं बता रहा हूँ, जिसने स्लाइड नहीं देखी इससे पहले, सॉरी वीडियो नहीं देखा, उससे पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें वर्क डन दिया हुआ था nRT1 ln। कहाँ से वॉल्यूम हो रहा है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, V2 अपॉन V1। ये हो गया आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन, ठीक है।
W1 इज इक्वल टू Q1, यानी जो Q1 क्या है, W1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू nRT1 ln V2 अपॉन V1। Q1 का मतलब यहाँ पे हीट जो इनपुट हो रही है Q1 वो है, ठीक है, प्लस ही Q1 लिखा हुआ है देखिए, तो हीट इनपुट वही तो वर्क कर रही है टोटल, तो nRT1 ln V2 अपॉन V1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आप दूसरे प्रोसेस में आइए, B2C। अच्छा, ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन जो आपको है वो इसके नीचे के एरिया में मिलेगा। एरिया का मतलब आप ये देखिए ए टू बी के नीचे कौन सा एरिया है, एरिया ये है जो मैं ग्रीन कलर से पूरा वो कर रहा हूँ, वो पूरा एरिया इसका है। तो एरिया कौन सा होगा, ABMKA, एरिया कौन सा होगा, AB, ठीक है, इसको एरिया होगा ABMKA, ठीक है, ये एरिया के बराबर आएगा। अब नेक्स्ट आप आइए W2 में। W2 का मतलब हो जाएगा B2C, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या है, P2 से P3 प्रेशर और घट रहा है, V2 से V3 वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम अभी भी बढ़ेगा, तो प्रेशर जो है घटेगा। बट एडियाबेटिकली है तो टेम्परेचर भी क्या है, चेंज आएगा। टेम्परेचर में चेंज आया T1 से T2, ठीक है। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा T1 से T2, टेम्परेचर भी घट रहा है। तो यहाँ पे जो एडियाबेटिक वर्क होता है उसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। एडियाबेटिक वर्क का मतलब है W2 एडियाबेटिकली जो है, ठीक है, B2C इस वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T1 से T2, तो यहाँ से टेम्परेचर बदल रहा है, NR T1 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन में गामा माइनस 1। गामा यहाँ पे आ गया क्योंकि एडियाबेटिकली है, तो वहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं एक्सपेंशन का, एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन में क्या फार्मूला लगता है, पिछले वीडियो में उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जिसने भी पिछला वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं एडियाबेटिक वर्क डन ये लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला ये है, और आइसोथर्मल वर्क का फार्मूला ये है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखिए तो एरिया कौन सा बन रहा है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया ये वाली चीज़ें हैं, और ये कौन सा है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया कौन सा है, BNMB। तो हम अगर यहाँ पे एरिया वाइज लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ BNMB, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। तो W2 अगर हम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे तो W2 हमको मिलेगा, उसको हम मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और ग्राफिकली अगर हम एरिया निकालना चाहें तो ग्राफिकली एरिया से हम इससे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए, जब है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या आएगा, कंप्रेशन है। अब क्या है, जब एक्सपेंशन हो रहा था तो वर्क किसके ज़रिए था, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंड कर रहा था सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अब कंप्रेशन हो रहा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि अब क्या है, हीट जो है वो आउटपुट में है। तो W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट W3 अगर हम लिखें तो वो Q2 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए Q2 हीट जो है वो निकल रही है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, T2 टेम्परेचर तो वही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है। वॉल्यूम, अब कंप्रेशन है तो वॉल्यूम V3 से V2 होगा, यहाँ से V3 से V4 की तरफ, यानी जो वॉल्यूम है उसका घट रहा है। और P3 से P4 कंप्रेशन है तो प्रेशर अब बढ़ेगा, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ये ग्राफ, तो कंप्रेशन की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NR T2 ln फाइनल वॉल्यूम V4 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम V3, ठीक है, NR T2 ln V4 अपॉन V3, ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में आपका नेटवर्क टन इतना आएगा, जो कि यहाँ पे अगर ग्राफ के नीचे का एरिया देखें आइसोथर्मल कंप्रेशन में तो क्या होगा, DCNLD या CDLNC, ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ CDLNC वाला। तो चलेंगे ऐसे, यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है हमको, ये वाला एरिया, इसके नीचे वाला ये, यहाँ पे एरिया जो होगा
एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फ़ाबेटिकल चले तो CDLNC, CDLNC, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए CD सॉरी लिखने में थोड़ा सा वो हो रहा है, CDLN, ठीक है, LNC, ठीक है, ये एरिया इसका आ गया। तो एरिया वाइज हम ग्राफ से एरिया निकालते हैं तो वो वर्क डन निकलेगा, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है nRT2 ln V4/V3। ठीक है, ये आ गया आइसोथर्मल कंप्रेशन का वर्क। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन का वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये यहाँ हीट रिलीज हो रही है, सिंक की तरफ जा रही है। ठीक है, सामने आप वो चीज़ रखेंगे, तो इससे पहले जो मैंने दिखाया था उस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के सामने रखिए, तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे ग्राफ से उसको लिंक करते रहिए, जो भी प्रोसेस मैंने बताया था इससे पहले फिगर में। अब आप आ जाइए एडियाबेटिक कंप्रेशन की तरफ। एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा, हीट जो है हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होगा, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो अभी भी कंप्रेस हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो T2 से फिर वो इनिशियल स्टेट T1 की तरफ, ये वाला चीज़ जो देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं यहाँ पे, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन वाला है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो ऊपर की तरफ जो एडियाबेटिक कंप्रेशन है वहाँ टेम्परेचर जो है वो क्या है, टेम्परेचर T2 से T1 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W2 के बाद W3 हो गया, W4। एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा, NR डेट इज़ T2 माइनस T1, NR T2 माइनस T1। अगर बात करें अच्छा नहीं, फाइनल टेम्परेचर क्या है, T1, तो T1 माइनस T2 ही रहेगा यहाँ पे, NR T1 माइनस T2 होल डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन का वर्क होगा, जो कि एरिया में अगर हम लिखें तो ये ग्रीन से मैं एरिया सबका लिखते जा रहा हूँ। तो एरिया में अगर हम लिखें तो ये इतना एरिया आएगा ग्राफ का, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये वाला ग्राफ का एरिया आएगा। तो कौन सा है वो, अगर देखें तो ADIKA के बराबर, सॉरी आई नहीं है वो L है, तो ADLKA के बराबर एरिया इसका आ जाएगा। तो ये सारे आपके वर्क हैं, W1 W2। अब मैं अलग अलग कैटेगराइज कर दूं इसको। W1 और W2 जो है वो आपका ये यहाँ से लेकर के ये W1 से W2, ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। और नीचे जो W3 और W4 है ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, दैट इज़ आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, याद करना है। इससे पहले भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ फार्मूले के बारे में, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके सामने था एक्सपेंशन, इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेट वर्क डन बाय द गैस हम कैसे निकालेंगे, नेट वर्क डन अगर हमको निकालना है गैस के ज़रिए, तो यहाँ से हम उसी में देख सकते हैं, लेकिन चलते हैं नेट वर्क डन बाय द गैस, नेट वर्क डन बाय द गैस। तो नेट वर्क डन कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू, ये कलर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला कलर नहीं सही है, हम क्या करते हैं, चलते हैं यही कलर लेते हैं, कोई बात नहीं। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, उसके बाद ये तो W1 W2 जो है वर्क डन बाय द सिस्टम था, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, वो प्लस होगा, बट W3 और W4 माइनस में हम लेंगे, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो आपको मैंने बताया था वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस में हमने लिया। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो W2 और W4 एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या है, ये दोनों बराबर ही हैं,
W2 इज इक्वल टू W4। मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो बराबर ही है, W2 इज इक्वल टू W4। तो W इज इक्वल टू नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या दिखा हमको, W1 माइनस W3, दैट इज Q1 माइनस Q2। नेटवर्क डन Q1 माइनस Q2 है। अगर हम एरिया से निकालना चाहें तो W इज इक्वल टू, हम टोटल एरिया निकालेंगे। पहले एरिया हमने क्या निकाला था, जैसे जैसे एरिया हम निकालते गए थे, जो मैंने एरिया बताया था, तो वो एरिया सारा लेने के बाद जब हम एरिया में से जो कंप्रेशन वाला है उसको माइनस करेंगे, कंप्रेशन वाले एरिया को एक्सपेंशन वाले एरिया में से माइनस करेंगे, तो हमको जो एरिया मिलेगा वो ग्राफ का एरिया मिलेगा, जो कि एक साइकिल बन रही है। साइकिल जो है इसका पूरा एरिया मिलेगा जो अंदर का है, ठीक है। तो वो एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABCD A, इसके बराबर है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क डन आया हमारा एरिया से भी निकलेगा, और हम ये कर सकते हैं W1 माइनस W3 या Q1 माइनस Q2, उससे भी नेटवर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा NCERT से भी आप क्लियर करके पढ़ें घर पे हैं। इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, अगर इफ़िशियंसी हम निकालेंगे, इफ़िशियंसी को क्या कहते हैं, इफ़िशियंसी का मतलब होता है इनपुट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, तो वर्क डन नेट वर्क डन होगा अपॉन हीट सप्लाई Q1। हीट सप्लाई यहाँ पे Q1 है, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ रहा है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से इफ़िशियंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो हमेशा इफ़िशियंसी 1 से कम ही रहेगी, क्योंकि Q2 और Q1 ज़रूरी नहीं कि बराबर हो, लेकिन कार्नोट साइकिल में लगभग इफ़िशियंसी 1 के बराबर होती है। Q2 और Q1 जो है वो हम बराबर ही मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन में। तो इफ़िशियंसी यहाँ पे Q2 और Q1, अगर Q2 और Q1 की वैल्यू रखें तो ईटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या होगी, nRT2, जो अभी हमने पहले निकाला था, ln V3 अपॉन V4, ये होगी होल डिवाइड बाई ये यहाँ पे इसके डिवाइड बाई NR, और फिर हो जाएगा यहाँ पे ये सॉरी nRT2 होगा, ये nRT2, नीचे होगा nRT1 V2 अपॉन V1, ये हो जाएगी इफ़िशियंसी इन द फॉर्म ऑफ NR एंड T एंड V, ठीक है। इस फॉर्म में इफ़िशियंसी अगर हमको निकालनी है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आप देखेंगे T1 जो एडियाबेटिक प्रोसेस था स्टेप 2 वाला है, एक्सपेंशन, ठीक है। T1 V2, यहाँ पे देखिए T1 V2 की पावर गामा माइनस 1, जो एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन में एक फार्मूला था TV के बीच में रिलेशन, T2 V3 की पावर गामा माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन तो ये बनेगा इसका, ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये बनेगा। और दूसरा स्टेप 4 में अगर देखें एडियाबेटिक कंप्रेशन में, तो ये वाले में जो इधर एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो उसमें क्या चीज़ आ रही है उसको देखते हैं। T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 की पावर गामा माइनस 1, एक एक्सप्रेशन ये बनेगा। अगर हम एक्सप्रेशन यानी ये पहला ये दूसरा, पहले में से दूसरे को डिवाइड करें तो हमको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन। ये आप लोग कॉपी पे करके देखेंगे तो उससे निकलता चला जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे मोबाइल पे लिखना पड़ता है तो ये प्रॉब्लम एक जनरेट हो रहा है। 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये एक्सप्रेशन आएगा आपका, क्योंकि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 है। जो हमने इससे पहले एक्सप्रेशन निकाला था ईटा का, वो क्या था, 1 माइनस NR T2
V3/V4 होल डिवाइड बाई NR T1 V2/V1 ये एक्सप्रेशन निकाला था। तो चूँकि V2/V1 V3/V4 के बराबर है, तो इसमें अगर हम रखेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से देगा 1 - T2/T1। तो इफ़िशियंसी ये होगी 1 - T2/T1 के बराबर। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हैं वो हम PDF फॉर्म में देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए इसी एक्सप्रेशन पे, प्रैक्टिस कीजिए इसको।